हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2020 में जो विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी लोग प्रमोटेड नहीं हो पाए थे थर्ड सेमेस्टर में, हमारे जो भी प्रशिक्षु, उनका एग्ज़ाम करवाया गया था 2020 में तृतीय सेमेस्टर का, तो उसके पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। और जो भी हमारे डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, उनके लिए यह पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पिछले साल का पेपर है और पिछले साल के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार पे धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे पहले हम आते हैं और उसकी बात करते हैं। दिया हुआ है कि दाब का मात्रक है जूल, न्यूटन मीटर, किलोग्राम या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यानी P बराबर F बाई ए। और F का मात्रक क्या होता है, यानी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? मेथेन, ब्यूटेन, एथेन या एथिलीन की। तो कुकिंग गैस जो होता है वो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिक्सचर होता है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का क्या होता है? मिक्सचर होता है। इसमें ब्यूटेन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं आर्यभट्ट, डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, डॉक्टर विक्रम साराभाई या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विक्रम अम्बलाल साराभाई। इसरो नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्टेब्लिश किया गया था। और ये जो विक्रम अम्बलाल साराभाई इनका पूरा नाम था, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी या इसके जनक माने जाते हैं। और पहले चेयरमैन भी यही थे, डॉक्टर विक्रम अम्बलाल साराभाई, इसरो के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिजैविक औषधि है पेंसिलिन, इंसुलिन, ऑक्सिन या आलिड्रन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये वाला है, पेंसिलिन। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होते क्या हैं? तो वे रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, फफूंद आदि से तैयार किए जाते हैं तथा दूसरे हानिकारक जीव जो मनुष्य के संक्रामक रोग उत्पन्न कर देते हैं मनुष्य में, उनकी वृद्धि को क्या करते हैं? ये रोक देते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं या प्रतिजैविक कहते हैं। पेंसिलिन हो गया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सल्फेनिल हो गया, एमाइड हो गया, सल्फाफिरिडीन हो गया। अगला क्वेश्चन। संचारी रोग हैं हैजा, कैंसर, मधुमेह या जोड़ों में दर्द। तो संचारी रोग नाम से स्पष्ट है कि जो संचार के माध्यम से फैलते हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके फैलते हो, एक दूसरे से फैलते हो। इसका जो सही आंसर है हैजा हो गया। इन्फ्लुएंजा भी इसमें आता है, चेचक वगैरह जो बीमारियां होती हैं वे सब इसमें आती हैं। अब हम बात करते हैं अतुलगोत्रीय प्रश्न की। फुलरीन किसे कहते हैं? तो हम आगे एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से अतुलगोत्रीय में पूछा जाता है, तो फुलरीन हम देखते हैं किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखिए इसका आंसर आप लोगों के सामने है, ध्यान दीजिए। पहले हम समझते हैं कि कुछ बेसिक बातें इसमें से, उसके बाद हम फुलरीन पे आएंगे। कार्बन परमाणु की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को दो वर्गों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के हैं कार्बन के, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय रूप इस प्रकार से हैं। ये ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन है, ये क्रिस्टलीय रूप हो गया, ये अक्रिस्टलीय रूप हो गया। क्रिस्टलीय रूप क्या होते हैं कि जिनका व्यवस्था क्रम जो होता है वो व्यवस्थित होता है, यानी कि उनके जो परमाणु होते हैं वो निश्चित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो यानी ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा, इनके क्या है? परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। अक्रिस्टलीय में लकड़ी का चारकोल, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल, लैंप, ब्लैक, काजल, ये सारी चीज़ें, इनके जो परमाणु हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, इस वजह से अक्रिस्टलीय कार्बन है। अब हम उस पर आते हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, फ्लोरीन। बस इतना ही लिख देना। मतलब सन 1985 में रासायनिज्ञों ने ग्रेफाइट का अत्यधिक उच्च ताप कर गर्म होकर कार्बन का एक नया पर रूप संश्लेषित किया। इसका अणु गोलीय होता है, जिसमें अनेक कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कार्बन 60, कार्बन 70। अमेरिका वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के नाम पर इन गोले अणुओं को फुलरीन नाम दिया गया। इतना ही लिखना था, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन था। ऊपर जो मैंने बातें बताई वो आपके नॉलेज पर्पज के लिए बता दिया कि कार्बन की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। उसको मैंने
समझा दिया। हाँ, एक क्वेश्चन आपका फिर यहीं से बन जाएगा, आपके पेपर में ही आया है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, पूछा गया कि सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। चलिए अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, पूछा गया है आपके एग्जाम में ही, इसी एग्जाम में पूछा गया है। पहले हम तब तक कुछ दूसरी बात कर लेते हैं। कह रहा है कि परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हैं। सबसे लास्ट में मैं भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आप आयतन नहीं है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर का मान आपस में बराबर होता है। पहला वाला जो कह रहा है, इस फिगर से ही समझा दे रहा हूं मैं। कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये होता है आपतन बिंदु, जहां पे टकराने के बाद एक किरण अपने मार्ग में वापस लौटती है और इस पे अभिलंब 90 डिग्री बनाता हुआ। ये तीनों किस में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में ये तीनों स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यदि कोई कहे कि परावर्तन क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह पर टकराती है और पुनः टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। बस 2 रोगों का नाम पूछा गया है आपसे। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, ये क्वेश्चन नंबर 8 वाले की हम बात करें कि जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों की ट्रिक की मैंने एक वीडियो बनाई है। वीडियो का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों को ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बनाया था कि पंडित का ट्रिक न्यू है जी। इसमें क्या होता है, इस पन से ये जो पा है इससे बन गया प्लेग, डी से बन गया डिप्थीरिया, इस वाले ता से बन गया टाइफाइड, फिर ता से बन गया टिटेनस, का पंडित का से बन गया काली खांसी, ट्रिक, और इस वाले ट्री से बन गया ट्यूबरक्यूलोसिस, का कुष्ठ रोग हो गया, न्यू माने न्यूमोनिया हो गया, है माने हैजा और जी माने ज्वरिया बुखार। तो इसको आप लोग, और विषाणुओं द्वारा भी मैंने बताया था, और फफूंदी और कवक के द्वारा होने वाले भी रोगों को मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। इसको आप लोग जाके मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका आंसर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 का। कि शिराएं क्या होती हैं, पहले ये जानिए कि शिराएं क्या होती हैं। तो शिराएं ये पतली भित्ति वाली रुधिर नलिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। ये शरीर में अधिक गहराई में नहीं होती तथा इनमें रुधिर का विपरीत गति को रोकने वाले वाल्व पाए जाते हैं। इनमें रुधिर कम दाब एवं कम गति से बहता है। फुफ्फुस शिरा, अब देखिए किस शिराओं में शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा में ही शुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त कोई भी शिराएं हुई उसमें अनाक्सीकृत यानी अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। किसके अतिरिक्त? फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त। तो फुफ्फुस शिरा में ही शुद्ध रुधिर पाया जाता है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। पौधों में पाए जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो पौधों में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, पता ही होगा। एक पहला मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक। तो मूसला हो गया पहला और दूसरा हो गया अपस्थानिक जड़। अब अपस्थानिक जड़ भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? तो पता ही होगा कि अपस्थानिक जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशेदार जड़ होते हैं और दूसरे वायवीय जड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति के कठोरतम पदार्थ का नाम लिखिए। प्रकृति के कठोरतम पदार्थ, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? अभी मैंने ऊपर की वीडियो में दिखाया, हीरा। इसका जो सही आंसर होगा वो हीरा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया और कह रहा है कि पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि में गहरे कुएं खोदकर निकाला जाता है, अतः पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये कम ही दिया हुआ है, थोड़ा सा और बढ़ा के आप लिख सकते हैं कि पेट्रोल जो प्राप्त होता है वो पेड़ पौधे एवं जीवों के लाखों वर्ष दबने के पूर्व जीवाश्म के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम पेट्रोल को इस वजह से जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग को मैं यहाँ पे देखिए, इसमें आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, ये मनुष्य का उत्सर्जी अंग रहा। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये अधिवृक्क हो गया, धमनी, वृक्क धमनी, वृक्क सिरा, वृक्क पृष्ठ महाधमनी। इस प्रकार से इस फिगर को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा वर्णन भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ देखिए वर्णन दिया हुआ है इन सब में, तो वर्णन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊँट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, सिद्ध कीजिए। इस बात को सिद्ध करना है। कौन सा क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन नंबर 14वां है। तो हम इस वाले आंसर पे चलते हैं कि ऊँट की जो संरचना होती है, यह जो होती है मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूल होती है, और इसे मरुभूमि का जहाज क्यों कहा जाता है? तो इसलिए यह मरुभूमि का जहाज कहलाता है। ऊँट के निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं। क्यों, किस वजह से कहा जाता है, इस बात की पुष्टि की जाएगी इसमें। तो इसको ध्यान से देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं कि इसके खुर की सतह चौड़ी एवं गद्दीदार होती है, जो इसे गर्म बालू पर चलने में सहायता देती है। ऊँट प्रति घंटा 20 से 25 किलोमीटर की दर से प्रतिदिन 100 किलोमीटर की दूरी बगैर भूमि और जल के तय कर सकता है। बिना भोजन और जल के ऊँट 10 से 12 दिन तक सामान्य रह सकता है, और उपलब्ध होने पर एक बार 50 लीटर जल पी सकता है। यह जल शीघ्र ही शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। इसके पीठ पर संचित भोजन के रूप में वसा एक जगह इकट्ठा होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम्प कहते हैं। भोजन नहीं मिलने पर इस वसा का उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है। उत्सर्जन के लिए इसके शरीर में बहुत कम मात्रा में जल बाहर निकलता है। प्रतिदिन इसके शरीर से बाहर निकलने वाला मूत्र मात्र आधा लीटर है, और करीब करीब सूखे मल का त्याग करता है। कुछ पॉइंट और जान लीजिए जो कि इस PDF में नहीं है, एक दो मैं एक्स्ट्रा भी बता दे रहा हूँ। इसकी आंखों की बरौनियाँ जो होती हैं वो लंबी होती हैं, तथा नासारंध्र मांसल होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये बंद होकर बालू मिश्रित हवा को प्रवेश को क्या करते हैं? रोकते हैं। शरीर भार के करीब 25% के निर्जलीकरण की अवस्था में यह सामान्य रहता है। यहाँ पे कुछ इसकी संरचना दिखाई गई है। ये चीज़ें डबल बार इसमें PDF में आ गई हैं। यहाँ पे इस संरचना को देखिए, ये रहा ऊँट और इसका ये रहा खुर, और ये बरौनियाँ हुई। ये बरौनियाँ क्या करती हैं? बालुओं को रोकती हैं। और ये खुर देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, और इसका जो पैर है वो गद्दीदार नुमा है। इस वजह से ये बालू में की रेत में क्या होता है? धंसता नहीं है। ये रहा ऊँट। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम लिखो। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम लिखो। तो आगे क्वेश्चन है यहाँ पे अवतल दर्पण। अब इसमें नियम में, प्रतिबिंब के नियम में हम इसकी पहले चिन्ह की प्रॉपर्टी को जान लेते हैं कि चिन्ह की प्रॉपर्टी क्या होती है। अपवर्तन तथा परावर्तन के लिए प्रयुक्त चिन्ह की प्रॉपर्टी निम्नलिखित है। सभी दूरियां ध्रुव तथा प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। आपतितकरण की दिशा में दूरियां धनात्मक तथा इसके विपरीत ऋणात्मक ली जाती हैं। प्रधान अक्ष से ऊपर की ऊंचाई धनात्मक तथा इसके नीचे प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी हो गई। अब प्रतिबिंब की स्थितियां एवं आकार को हम जानेंगे कि कब कौन सा प्रतिबिंब बनता है। जब हम वस्तु को कहाँ पे रख देते हैं? अनंत पर रख देते हैं, तो प्रतिबिंब यफ पर बनता है। यफ मीन्स फोकस पे बनता है, तथा दर्पण के सामने बनता है। यह वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। अगला हम कंडीशन रख रहे हैं, जब वस्तु अनंत तथा सी के मध्य हो, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा तथा यफ व सी के मध्य बनता है। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, बस चिन्ह प्रॉपर्टी लिखने के बाद ऐसे कंडीशन को एक्सप्लेन कर देते तो पूरा नंबर मिल जाएगा। जब वस्तु सी पर हो, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा समान आकार का तथा सी पर ही बनता है। सी क्या है ये? तो ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका कि जो गोले का केंद्र होता है, जब कोई गोला का कटा हुआ भाग हो जाता है तो ही वक्रता केंद्र कहलाने लगता है। जब वस्तु यफ व सी के मध्य हो, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत व सी के मध्य बनता है। दो कंडीशन और है इसमें। जब वस्तु फोकस पर ही हो तो क्या होता है? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। जब वस्तु ध्रुव पी तथा फोकस एफ के मध्य हो तो प्रतिबिंब सीधा भासी तथा बड़ा बनेगा। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन देख लीजिए। प्राकृतिक संपदा क्या है? इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संपदा बहुत सारी चीजें हैं, नदियाँ हो गए, झरने हो गए, इसके बाद पेड़ पौधे, तो ये सब प्राकृतिक संपदा है, और इनके संरक्षण के उपाय आप भरपूर मात्रा में लिख सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। हानियों को लिखना है, विज्ञान से जो हानियाँ हो रही हैं, प्रौद्योगिकी से जो हानियाँ हो रही हैं, इसको संक्षेप में लिखना था। ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यकृत का कार्य लिखें। यकृत का कार्य के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यकृत का क्या क्या कार्य होता है। तो ये क्या करता है? ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन शरीर के लिए ईंधन को संग्रहित करना। आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्तधारा में प्रवाहित हो जाता है। बचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीन को संशोधित करने में मदद करना। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनाना। विसहरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, भ्रूणीय अवस्था में यह रक्त खून बनाने का काम भी करता है।
बाइल साल्ट से बाइल पिगमेंट का स्रावण करता है, रक्त से बिलीरुबिन को अलग करता है, ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है, एंटीबॉडी और एंटीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। एक चीज़ यहाँ पे जो था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये यहाँ पे भ्रूणीय अवस्था में यह रक्त खून बनाने का काम भी करता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके लिए जो बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है, लेकिन बोन मैरो उतना एक्टिव रहता नहीं है, तो ये लीवर ही क्या करता है, उसके रक्त का निर्माण करता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसका टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के बाद इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।